गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एडवांस माइक्रो कंट्रोलर में जो आर्म माइक्रो प्रोसेसर हम देख रहे हैं उसके ऑपरेटिंग मोड्स डिफरेंट 6 टाइप्स के ऑपरेटिंग मोड थे। सभी ऑपरेटिंग मोड का क्या मतलब है और वो कैसे ऑपरेट होते हैं वो हमने देखा था। अभी हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर में उसका प्रोग्रामिंग मॉडल, क्या क्या कौन से जनरल पर्पज रजिस्टर्स हैं, प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर्स कौन से हैं और कंसेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग, ये सब आज हम देखने वाले हैं। ये सभी प्रोसेसर सभी माइक्रो कंट्रोलर्स में जनरल पर्पज रजिस्टर्स, प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर्स और पाइपलाइनिंग होता ही है, लेकिन एडवांस आर्म जो हमारा प्रोसेसर है उसमें क्या एडवांसिंग है वो आज हम डिटेल में थोड़ा देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, रजिस्टर्स। आर्म हैज अ लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर। लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर का मतलब क्या था हमने ऑलरेडी पहले के लेक्चर्स में देख लिया था। ओके, चलिए आज मैं वही आपको क्वेश्चन में दे दूंगा ऐसा एज अ असाइनमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर? ओके, यू हैव टू आपको समझाना है 2 या 3 सेंटेंस में। ठीक है, after that general purpose registers can hold data or a address। जनरल पर्पज रजिस्टर्स इनका मतलब होता है the registers which can used to store some data or some address। अलग अलग लोड एंड स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास कि जिससे आप रजिस्टर्स में डेटा स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, डेटा ये जनरल पर्पस जो रजिस्टर्स होते हैं वो टेम्पररी डेटा स्टोरेज होते हैं। टेम्पररी डेटा स्टोरेज मतलब जब तक आप रीसेट नहीं करते माइक्रो प्रोसेसर को तब तक ये आपको डेटा होल्ड करेंगे। जैसे ही आपने रीसेट किया ये सब रजिस्टर्स क्लियर हो जाएंगे, 0 उनका हो जाएगा डेटा। ठीक है, total 37 registers are there and each register is 37 bit wide। 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर था उसमें हमारे पास 8 बिट के ही रजिस्टर्स थे, लेकिन मल्टीपल रजिस्टर्स थे। ऐसे ही हमने AVR माइक्रो कंट्रोलर में देखा था, हमारे पास R0 to R31 इतने सारे जनरल पर्पज रजिस्टर्स थे, लेकिन सब रजिस्टर्स की साइज कितनी थी उसमें 8 बिट, बिकॉज यू कैन स्टोर ओनली 8 बिट ऑफ डेटा, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड 8 बिट प्रोसेसर और 8 बिट कंट्रोलर। वाइल आर्म की क्या फैसिलिटी है, इट इज 32 बिट वाइड, मतलब आप 32 बिट का एड्रेस या 32 बिट का डेटा आप किसी भी रजिस्टर में जनरल पर्पज रजिस्टर में स्टोर कर सकते हो। देयर आर 18 एक्टिव रजिस्टर्स। यहाँ पे 2 टाइप के रजिस्टर्स हैं, एक्टिव और इनएक्टिव। एक्टिव रजिस्टर्स को हम ऐसे समझेंगे कि विच आर ऑलवेज रेडी टू स्टोर द डेटा। ओके, और इनएक्टिव रजिस्टर मतलब कुछ कंडीशनल ऑपरेशन होते हैं उनके, कि अगर कोई कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ही वो ऑपरेट होंगे फॉर डेटा स्टोरेज पर्पस और एड्रेस स्टोरेज पर्पस। लाइक ऑपरेटिंग मोड्स के सुपरवाइजर मोड है तो R13 और R14 यूज होता है, लेकिन स्पेशल डिजाइंड R13_SVR ये जो रजिस्टर है जब सुपरवाइजर मोड ऑपरेट होगा तो ही यूज होगा, अदरवाइज इन नॉर्मल कंडीशन R13 यूज होगा यूजर मोड का। दैट्स व्हाई ओनली 18 रजिस्टर्स आर एक्टिव एंड रिमेनिंग रजिस्टर्स आर इनएक्टिव, मतलब जो आप मोड यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग वो एक्टिवेट होंगे। 18 एक्टिव रजिस्टर्स हैं, उसमें से 16 डेटा रजिस्टर्स हैं और 2 स्टेटस रजिस्टर्स हैं। नाउ डेटा रजिस्टर और स्टेटस रजिस्टर
दोनों का डिफरेंस ये है कि डेटा रजिस्टर्स यूज होते हैं टू स्टोर द डेटा और एड्रेस, और स्टेटस रजिस्टर का मतलब है विच इज यूज्ड टू शो द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। वो आपको रिजल्ट दिखाएगा, स्टेटस दिखाएगा कि भाई क्या है आपका रजिस्टर का, आपका जो लास्ट ऑपरेशन हुआ है उसका स्टेटस क्या है। तो वो दिखाने का काम करेंगे यूजिंग दिस टू स्टेटस रजिस्टर्स। क्लियर, समझ में आ गया आपको? ओके। रजिस्टर R0 to R12 आर जनरल पर्पज रजिस्टर्स। ये जो टोटल 18 हमने एक्टिव रजिस्टर्स की बात की, उसमें से R0 to R12 दे आर जनरल पर्पज रजिस्टर्स। मतलब वो उसका कोई दूसरा ड्यूअल फंक्शन नहीं है, दे आर जस्ट यूज्ड फॉर डेटा स्टोरेज या एड्रेस स्टोरेज। 32 बिट का डेटा या एड्रेस आप इसमें स्टोर कर सकते हो। R13 is used as a stack pointer। ओके, स्टैक पॉइंटर का होपफुली ऑपरेशन आप सबको याद ही होगा। स्टैक पॉइंटर क्या करता है कि जब कभी भी आपको कुछ डेटा स्टोर करना है विदाउट रिमेम्बरिंग वेयर यू हैव स्टोर्ड द डेटा, तो आप वो टाइम पे R13 का यूज कर सकते हो, है ना। मैंने R4 में डेटा स्टोर किया है, ठीक है, तो मुझे जब वो डेटा वापस चाहिए होगा तो मुझे याद रखना पड़ेगा कि मुझे R4 में मैंने डेटा स्टोर किया था। तो ये सब प्रोसेस जब मल्टीपल डेटा स्टोरेज करनी है तो मुझे कितने सारे एड्रेस याद रखने पड़ेंगे कि मैंने यहाँ पे ये रजिस्टर में डेटा स्टोर किया था, है ना। तो उसी तरह से R13 जो SP है हमारा, वो क्या करता है कि आप R13 को डेटा दे दो और भूल जाओ कि कौन सा डेटा आपने स्टोर किया है, कहाँ पे स्टोर किया है। जब कभी भी आपको वापस चाहिए होगा आप SP से मांग सकते हो। SP का काम है कि वो डेटा को किसी भी रजिस्टर में स्टोर करेगा, लेकिन वो रजिस्टर आपको बताएगा नहीं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। R14 is used as a link register। ओके, सब जो ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं उन सब में लिंक करने के लिए है ये लिंक रजिस्टर। ओके, सो R14 कैन बी यूज्ड एज अ लिंक रजिस्टर। R15 is used as a program counter। नाउ प्रोग्राम काउंटर का आप सबको पर्पस मालूम ही है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? प्रोग्राम काउंटर जनरली इंस्ट्रक्शन के फ्लो को कंट्रोल करता है। ओके, प्रोग्राम किसे बोलते हैं हम कि वन बाय वन ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती जाए तो ही हमारा सक्सेसफुल प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, ऐसा बोल सकते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के बाद थर्ड इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो, थर्ड के बाद डायरेक्ट सेवंथ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, तो उसको हम प्रॉपर फ्लो नहीं बोलेंगे, एग्जीक्यूशन नहीं बोलेंगे। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के बाद सेकंड ही एग्जीक्यूट होनी चाहिए, सेकंड के बाद थर्ड एग्जीक्यूट होनी चाहिए, थर्ड के बाद फोर्थ, लाइक दैट। ओके, तो सीक्वेंस मतलब ऐसे फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर का जनरल वर्क वही है कि प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना, ठीक है। आफ्टर दैट CPSR, करंट प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर, एंड SPSR, स्टोर्ड प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर। CPSR हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था कि उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है कि आपको पर्टिकुलर मोड सिलेक्ट करना है तो आप यूज कर सकते हो। उसका फ्लैग रिजल्ट कैसा है तो फ्लैग जानने के लिए भी आप यूज कर सकते हो। दिस टू आर स्टेटस रजिस्टर, जो हमने आगे बताया था कि दो स्टेटस रजिस्टर है वो ये, ओके। और SPSR सिर्फ यूजर मोड में नहीं है, बाकी के पांचों मोड में SPSR अलग अलग रजिस्टर के जैसे यूज होता है। क्लियर? SPSR CPSR का स्ट्रक्चर है ये कि जो अलग अलग फ्लैग्स या फिर स्टेटस जानने के लिए
एक्सटेंशन कुछ प्रोवाइड करना है तो उसके लिए, और मोड सिलेक्ट बिट्स के लिए को कंट्रोल करने के लिए, मतलब इसमें स्टेटस बिट्स भी है और कंट्रोल बिट्स भी है, तो सब कुछ है इसमें अवेलेबल CPSR में। दैट्स वाई CPSR इज मच इम्पोर्टेंट। CPSR दूसरा यूज वो भी है कि जब कभी भी इंटरप्ट एक्टिवेट होता है तो CPSR का जो डेटा है, जो करंट CPSR है, वो SPSR में कॉपी हो जाता है, मतलब स्टोर हो जाता है, और जब कभी भी नॉर्मल प्रोग्राम वापस से एग्जीक्यूट करना है तो SPSR से CPSR वापस आ जाएगा। ओके, सो दिस प्रोसेस इज ऑटोमेटिक, आपको कुछ करना नहीं है, जब भी इंटरप्ट एक्टिवेट होगा तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। CPSR is divided into 4-bit fields: flags, status, extension and control। जो हमने देखा है वही। कौन से फ्लैग है? तो नेगेटिव फ्लैग है, जीरो फ्लैग है, कैरी फ्लैग है, बोरो फ्लैग है, और कैरी फ्लैग ही है जो जनरली वर्क एज ए बोरो और कैरी दोनों में काम करता है। ओवरफ्लो फ्लैग है। नेगेटिव फ्लैग कब एग्जिट 1 होगा? जब कभी भी आपका ALU ऑपरेशन के बाद रिजल्ट अगर नेगेटिव है तो एन फ्लैग विल बी 1। ओके, और अगर वो 0 मिल रहा है इट मीन्स जो आपका ALU ऑपरेशन हुआ है उसके बाद का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज Z फ्लैग। Z फ्लैग क्या करता है कि ALU ऑपरेशन के बाद जब कभी भी आपका रिजल्ट 0 है तो Z फ्लैग 1 रहेगा। ओके, कैरी फ्लैग एंड बोरो फ्लैग both are indicated by C flag। okay, कैरी ऑब्वियसली एडिशन के बाद ही जनरेट होती है while एडिशन, तो कैरी फ्लैग में एडिशन के बाद अगर कैरी फ्लैग 1 मिल रहा है, कैरी जनरेट हो रही है, तो C फ्लैग क्या हो जाएगा? 1। ओके, लाइकवाइज बोरो फ्लैग के जैसे वर्क करेगा C फ्लैग अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो। ठीक है, समझ में आया? ओके, ओवरफ्लो फ्लैग। रिजल्ट जो आपका है, यहाँ पे हमारे पास 32 बिट के रजिस्टर्स हैं, तो एक 32 बिट के रजिस्टर का दूसरे 32 बिट के रजिस्टर के साथ एडिशन हो रहा है, और अगर आपका रिजल्ट मोर देन 32 बिट्स हो जाता है, ओके, तो ये ओवरफ्लो फ्लैग 1 हो जाएगा। मतलब 33 बिट्स का अगर रिजल्ट होता है, मतलब 32 बिट है, वहां पे अगर कैरी जनरेट हो रही है तो ये हो गया V फ्लैग। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर कंट्रोल। आप कंट्रोल कैसे करोगे? ओके, मतलब कुछ ऐसे फ्लैग्स हैं, कुछ ऐसे बीट्स हैं जो कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। तो I अगर 1 है, स्टेटस फ्लैग्स क्या है कि रिजल्ट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सेट या रिसेट होता है, लेकिन कंट्रोल बीट्स क्या है, आपको यूजर को सेट या रिसेट करना पड़ता है। ठीक है, I अगर 1 है तो उसका क्या मतलब है कि IRQ मोड ही डिसेबल है, मतलब IRQ मोड में जितने भी इंटरप्ट्स अपने डाले हैं वो सब डिसेबल है। ठीक है, और I अगर 0 है इट मींस IRQ इंटरप्ट्स आर इनेबल। ओके, मतलब कभी भी इंटरप्ट की रिक्वेस्ट आती है तो उसको सर्विस मिलेगी। लाइक दैट FIQ मोड, FIQ इंटरप्ट्स जो आपने किए हैं वो F अगर 1 है तो डिसेबल रहेगा, और F अगर 0 है तो FIQ इंटरप्ट इनेबल हो जाएगा। ओके, T अगर 0 है, T बीट जनरली थंब मोड को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करती है। अगर ये आर्म जो हमारा प्रोसेसर है वो 2 टाइप के इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करता है, एक्चुअली 3 टाइप्स की, लेकिन अप टू ARM 7 ये
दो टाइप के इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करता है, आर्म इंस्ट्रक्शंस एंड थंब इंस्ट्रक्शंस। ओके, वर्जन 7 के बाद जेजल इंस्ट्रक्शंस को भी सपोर्ट करता है। जेजल इंस्ट्रक्शन मतलब जावा सपोर्टेड इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो ये आर्म मोड वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है या थंब मोड वाली, वो आपको कंट्रोल करना है। अगर आपको थंब इंस्ट्रक्शन सेट का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है तो आपको टी बीट को 1 करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर नॉर्मली आर्म वाली इंस्ट्रक्शन अगर एग्जीक्यूट करनी है तो टी को आपको 0 करना पड़ेगा। समझ गए सब लोग? ओके, तो ये 3 बीट जो है आई, एफ एंड टी, these 3 bits are कंट्रोल बिट्स कि जो कंट्रोल करने का काम करेगी, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, आफ्टर दैट सीपीएसआर का जो मेन फंक्शन है मोड सिलेक्शन, कौन सा ऑपरेटिंग मोड आर्म का ऑपरेट होगा वो सिलेक्ट कर पाएंगे यूजिंग दिस मोड बिट्स। अलग अलग मोड बिट्स है जो आप सेट करोगे तो अलग अलग मोड सेट हो सकता है। जनरली यूजर मोड में ही सब ऑपरेट करता है। ऑल द एप्लीकेशंस आर रन इन यूजर मोड। ओके, सो 10000 ये पैटर्न आपको यहाँ पे मोड सिलेक्ट बिट में सेट करनी है तो आपका यूजर मोड एक्टिवेट हो जाएगा। उसी तरह से FIQ, IRQ, सुपरवाइजर, अबॉर्ट, अनडिफाइंड एंड सिस्टम मोड, दिस ऑल मोड आर एक्टिवेटेड यूजिंग दिस मोड। तो ये CPSR का स्ट्रक्चर था कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जिसे बोल सकते हैं हम, है ना, इन आर्म प्रोसेसर। आफ्टर दैट प्रोग्राम काउंटर का डिटेल में थोड़ा देखते हैं। R15 रजिस्टर इज वर्किंग एज अ प्रोग्राम काउंटर व्हेन द प्रोसेसर इज एग्जीक्यूटिंग आर्म इंस्ट्रक्शन सेट, है ना। आर्म इंस्ट्रक्शन सेट जब यूज कर रहा होता है तो प्रोग्राम काउंटर का क्या मतलब है, थंब का यूज कर रहा होता है, थंब इंस्ट्रक्शंस का, तो पीसी का क्या काम रहेगा। और जेजल मोड जावा सपोर्टेड मोड इंस्ट्रक्शंस का यूज कर रहा है तो पीसी का क्या फंक्शन है वो देखते हैं। सो आर्म स्टेट में जब वो एक्टिवेट कर रहा हो रहा है तो ऑल इंस्ट्रक्शंस आर 32 बिट वाइड। आर्म सपोर्टेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं सभी इंस्ट्रक्शंस 32 बिट वाइड है। ऑल इंस्ट्रक्शन मस्ट बी वर्ड अलाइन। वर्ड मतलब 32 बिट, हाफ वर्ड मतलब 16 बिट। Therefore, the PC value is stored in 31-2 with the bits 10 undefined as instruction cannot be half word or byte aligned. Okay? मतलब के PC की वैल्यू जो प्रोग्राम में होगी वो पूरे के पूरी 32 बिट की ही होगी। इट मे नॉट बी हाफ वर्ड और बाइट, ठीक है। इट मस्ट बी 32 बिट लॉन्ग फॉर आर्म स्टेट। क्लियर? थंब के लिए बात करते हैं तो थंब की इंस्ट्रक्शंस जो होती है वो 16 बिट्स लॉन्ग होती है। ऑल इंस्ट्रक्शन मस्ट बी हाफ वर्ड अलाइन। अभी एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये इंस्ट्रक्शन में बीट्स क्या है। तो जो इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में स्टोर होने के लिए 32 बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं 32 बिट इंस्ट्रक्शन, मतलब आर्म इंस्ट्रक्शन। और जो इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में स्टोर होने के लिए 16 बिट्स की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलेंगे थंब इंस्ट्रक्शन। ओके, ऑल इंस्ट्रक्शन मस्ट बी हाफ वर्ड अलाइन, मतलब सभी इंस्ट्रक्शन हाफ वर्ड मतलब 16 बिट अलाइन होती है। सो पीसी वैल्यू इज स्टोर्ड इन बीट्स 31-1 with bit 0 undefined as the instruction cannot be byte aligned. Okay, 1 to 31 के फॉर्म में होगी, बीट 0 will be undefined. Okay, यहाँ पे क्या होगा, बीट 0 and बीट 1 will be undefined. 2 to 31 is stored the value of PC. Okay, जेजल मोड में जब प्रोसेसर काम कर रहा है, जेजल मोड वाली इंस्ट्रक्शन जावा सपोर्टेड इंस्ट्रक्शन,
So that instructions are 8 bit wide. Processor performs a word access to read 4 instruction at once. ओके इस 8 बिट वाली इंस्ट्रक्शन है तो कैपेसिटी भी आर्म प्रोसेसर की इतनी ज्यादा कि एक टाइम पे वो 4 इंस्ट्रक्शन को रीड कर सकता है. ओके आई एम टेलिंग यू रीड, नॉट एग्जीक्यूट. एग्जीक्यूट तो एक टाइम पे एक ही इंस्ट्रक्शन होगी, लेकिन एट अ टाइम इट कैन रीड, क्योंकि उसके पास जो पीसी है उसकी कैपेसिटी क्या है 32 बिट्स. सो 8 बिट वाली 4 इंस्ट्रक्शन को एट अ टाइम इट कैन रीड. ओके तो समझ में आ गया. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट: ARM instruction set, thumb instruction set and Jezzel instruction set. ARM is 32 bit long, thumb instructions are 16 bit long and the Jezzel instructions are 8 bit long. Exception handling. एक्सेप्शन अकर. एक्सेप्शन मतलब क्या? इंटरप्ट आ सकता है या फिर कोई अननोन इंस्ट्रक्शन आ सकती है. दे ऑल आर कंसिडर्ड एज अ एक्सेप्शन. एक्सेप्शन अकर्स द आर्म. तो एक्सेप्शन जब आता है तो आर्म में क्या चेंजेस होंगे? तो सबसे पहला काम क्या होगा? CPSR विल बी कॉपीज टू SPSR. ठीक है, SPSR अंडरस्कोर मोड, मतलब 5 जो मोड है उसमें से किसी भी मोड में जो मोड वो टाइम पे एक्टिवेट होगा वो SPSR में कॉपी हो जाएगा CPSR का डेटा. ठीक है, पहला काम ये होगा. CPSR विल बी कॉपीड टू पर्टिकुलर ऑपरेटिंग मोड SPSR. नेक्स्ट वन, सेट्स एप्रोप्रिएट CPSR बिट्स लाइक चेंज टू ARM स्टैक, चेंज टू एक्सेप्शन मोड, डिसेबल इंटरप्ट. ओके, ये 3 काम होंगे कि आर्म स्टेट वाली इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी हो जाएगा, एक्सेप्शन मोड एक्टिवेट हो जाएगा और इंटरप्ट डिसेबल हो जाएंगे अगर एक्टिवेट है तो. ओके, मतलब डिफाइन किए हैं तो. नेक्स्ट वन इज स्टोर्स द रिटर्न एड्रेस इन LR_mode. ओके, रिटर्न एड्रेस कहाँ पे कॉपी हो जाएगा? लिंक रजिस्टर अंडरस्कोर मोड में, जो R14 बीट थी हमारी वो, उसमें रिटर्न एड्रेस कॉपी हो जाएगा. रिटर्न एड्रेस मतलब कहाँ पे नॉर्मल मोड में वापस आना है. अगर इंटरप्ट एक्टिवेट हुआ है तो नॉर्मल मोड का जो काम चल रहा है वो बीच में ही रुक जाएगा और इंटरप्ट वाला एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, तो इंटरप्ट का काम जब पूरा हो जाएगा तो नॉर्मल प्रोग्राम में जहाँ कहीं भी से एग्जीक्यूशन बाकी था तो वो तो याद रखना पड़ेगा ना एड्रेस, तो वो कॉपी हो जाएगा कहाँ पे? LR_mode में, जो पर्टिकुलर मोड का LR होगा वहां पे. ओके, एंड थर्ड ऑपरेशन सेट्स PC टू अ वेक्टर एड्रेस. वेक्टर एड्रेस मतलब क्या कि पर्टिकुलर इंटरप्ट जब इनेबल होता है तो प्रोग्राम ISR है उनका, वो कहाँ पे लिखा है वो प्री डिफाइन होता है. ठीक है, तो वो एड्रेस कौन सा है? सपोज FIQ है तो 0x1C ये एड्रेस है मेमोरी लोकेशन का, मतलब यहाँ पे FIQ का प्रोग्राम लिखा है. ठीक है, समझ में आया? तो उसी तरह से मतलब जो भी इंटरप्ट या एक्सेप्शन इनेबल होगा उसके पर्टिकुलर एड्रेस पे जाके वहां पे जो प्रोग्राम लिखा है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा. अगर वहां पे कोई प्रोग्राम नहीं है ओके तो RET इंस्ट्रक्शन रिटर्न वाली लिखी होगी तो मेन प्रोग्राम में वापस आ जाएगा. ओके, क्लियर? मतलब PC पूरा चेंज हो जाएगा. PC इज रिप्लेस्ड बाय वेक्टर एड्रेस. ओके, जो भी इंटरप्ट एक्टिवेट होगा उसके वेक्टर एड्रेस से PC चेंज हो जाएगा. नाउ जब एक्सेप्शन हैंडलर का काम पूरा हो जाएगा, उसका जो ISR है उसका काम पूरा हो जाएगा, तो वापस नॉर्मल प्रोग्राम में वापस आना है तो कौन सा क्या क्या चेंजेस होंगे? तो ऑन रिटर्न फर्स्ट वन, रिस्टोर द CPSR फ्रॉम SPSR_mode. CPSR का स्ट्रक्चर जो कॉपी किया था SPSR में, सबसे पहले वो वापस आ जाएगा CPSR में और PC भी रिप्लेस हो जाएगा. कहाँ से? LR_mode में, क्योंकि LR में हमने क्या किया था कि कहाँ पे रुका हुआ है वो था तो वहां पे वापस आ जाएगा.
दिस कैन ओनली बी डन इन आर्म स्टेट। ये सब कहाँ पे होगा? आर्म स्टेट में। ठीक है, समझ में आ गया? दिस आर ऑल प्रोसेसर मोड्स जो हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में देखे थे। सभी मोड के अलग अलग R13 और R14 है, मतलब अलग अलग SP और LR है। ठीक है, ये टोटल मिला के कितने रजिस्टर्स होते हैं? 37 रजिस्टर्स। ठीक है, यूजर मोड में कभी भी, यूजर मोड और सिस्टम मोड ये दोनों में कभी भी SPSR नहीं होता है। ओके, बाकी के 5 जो मोड है वो SPSR को सपोर्ट करते हैं और सबके SPSR अलग अलग है। उसी तरह से हर एक का R13 R14 वाले रजिस्टर्स अलग अलग है, मतलब यू कैन कंसिडर दीज एज ए इंडिविजुअल रजिस्टर। R13 FIQ भी अलग है, R13 IRQ भी अलग है। ये सब मिला के टोटल 37 रजिस्टर्स होता है। पाइपलाइनिंग, ये बहुत काम का कंसेप्ट है। Concept of pipelining. तो pipelining is breaking down execution into multiple steps and executing each step in a parallel. Okay? पहले के प्रोसेसर्स में क्या होता था कि इंस्ट्रक्शन कहाँ पे लिखी हुई होती है? मेमोरी में। ठीक है, और काम कौन कर रहा है? ALU। तो सबसे पहले क्या होगा कि कौन सी इंस्ट्रक्शन कॉपी करनी है, कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, वो पहले कॉपी होगी। तो पहले इंस्ट्रक्शन कॉपी होके कहाँ पे आएगी? इंस्ट्रक्शन डिकोडर में। ठीक है, उसको हम बोलेंगे फैच साइकिल। इंस्ट्रक्शन डिकोडर में इंस्ट्रक्शन आ गई तो वो डिकोड होगी। वो मशीन साइकिल को हम बोलेंगे डिकोड मशीन साइकिल, जिसमें प्रोसेसर को मालूम पड़ेगा कि भाई ये इंस्ट्रक्शन का ये मतलब है तो मुझे ये काम करना है। ठीक है, तो मतलब वो हो गई डिकोड मशीन साइकिल। और थर्ड वन इज एग्जीक्यूशन, मतलब अभी समझ में आ गया कि भाई ये काम करना है तो वो काम करने के लिए जितना टाइम चाहिए, दैट साइकिल इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन। तो ऐसे कोई भी इंस्ट्रक्शन 3 साइकिल में एग्जीक्यूट होगी, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट इन अ नॉर्मल माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग इंट्रोड्यूस हुआ है। मतलब क्या कि साइकिल 1 जब चल रही है वहां पे पहले इंस्ट्रक्शन का जब फैच चल रहा होगा, जब दूसरी साइकिल आएगी तो पहली वाले इंस्ट्रक्शन का जो फैच हुई है वो डिकोड होने के लिए चली जाएगी और वही टाइम पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच हो जाएगी। समझ में आया? और जब तीसरी मशीन साइकिल आएगी तो पहले इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन चल रहा होगा, वही टाइम पे सेकंड इंस्ट्रक्शन जो फैच हुई थी उसका डिकोड चल रहा है और थर्ड इंस्ट्रक्शन विल बी फैच। तो ये टाइम सेविंग आप बोल सकते हो। पहले के प्रोसेसर में क्या होता था कि ऐड का फैच अलग साइकिल है, ऐड का डिकोड अलग है, ऐड का एग्जीक्यूट अलग है, उसके बाद एसयूबी का फैच, एसयूबी का डिकोड, एसयूबी का एग्जीक्यूशन, और उसके बाद सीएमपी का, मतलब टोटल 9 मशीन साइकिल चाहिए 3 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3। ओके, तो सीएमपी 5th मशीन साइकिल होगी, साइकिल 5, उसमें क्या हो जाएगा? सीएमपी एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब ये 3 इंस्ट्रक्शन के लिए सिर्फ 5 मशीन साइकिल होगी और नॉर्मल में हम 9 मशीन साइकिल चाहिए। तो टाइम कंज्यूमिंग कंसेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग का एडवांटेज यही है कि टाइम बढ़ाता है, स्पीड इंक्रीज करता है। ठीक है, तो जनरली ये 3 स्टेज पाइपलाइनिंग, मतलब 3 स्टेज कौन से हैं? फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। इसी तरह से आर्म 7 तक 3 स्टेज पाइपलाइनिंग था, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। आर्म 9 एज 5 स्टेज। जितने पाइपलाइन के स्टेज बढ़ते जाएंगे स्पीड उतनी इंक्रीज होती जाएगी। ओके, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, मेमोरी एंड राइट। उसी तरह से आर्म 10 में आपको मिलेगा फैच, 6 स्टेज है, फैच, इश्यू, डिकोड, एग्जीक्यूट, मेमोरी एंड राइट। ओके, so these are all concept of pipelining. In theory each instruction is one instruction cycle. Okay, normal processor में एक cycle मतलब एक instruction. In practical there is interdependency between instruction. Okay,
थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। कुछ भी क्वेश्चन या कमेंट्स है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।